तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे उसका नाम है ब्रोंकेक्टेसिस। क्या नाम है उसका? ब्रोंकेक्टेसिस। ये वर्ड हमें हमें काफी बार सुनने को मिलेगा। कभी भी हम सीटी स्कैन वगैरह या एमआरआई प्लेट्स वगैरह देखेंगे तो उसके अंदर हमें ये वर्ड देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं हम ब्रोंकेक्टेसिस। तो सबसे पहले ब्रोंकेक्टेसिस का मतलब क्या होता है? तो जैसे कि मैंने डेफिनेशन लिखा है, तो इट इज एन एबनॉर्मल और इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स डेवलपिंग सेकेंडरी टू इंफ्लामेटरी वीकनिंग इन द ब्रोंकियल वॉल। मतलब सबसे पहला चीज तो ये एक एबनॉर्मल और इरिवर्सिबल डायलेटेशन है। तो इरिवर्सिबल है यानी कि एक बार ब्रोंकेक्टेसिस हुआ तो वो रिवर्स होके नॉर्मल स्ट्रक्चर में नहीं फॉर्मेशन होगा। दूसरा, जो उसके ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो डायलेट हो जाएंगे। वो कैसे हो जाएंगे? डायलेट हो जाएंगे। क्यों होंगे? तो किसी सेकेंडरी इंफ्लामेटरी वीकनिंग की वजह से, जो कि हमें ब्रोंकियल वॉल्स में देखने मिलेगा। तो जो ब्रोंकियल वॉल्स है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि ये ट्रैकिया है, इसके आगे पार्ट्स जो है वो डिवाइड होने लगते हैं, काफी सारे पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो इसमें क्या होता है, ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स में जो वॉल्स होते हैं उसकी इलास्टिसिटी कम हो जाती है। तो वो क्या हो जाते हैं? डायलेट हो जाते हैं। जो उनके वॉल का जो डायामीटर है वो 2 mm से ज्यादा हो जाता है। कैसा? 2 mm से ज्यादा हो जाते हैं, यानी कि वो डायलेट हो जाते हैं। एक बार डायलेट हो गए वो, तो फिर उसका इलास्टिक मसल जो है वो लॉस्ट हो जाएगा, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी, उसकी वजह से वो डायलेट हो जाएंगे। तो एक बार जब मसल या फिर जो ब्रोंकियल के वॉल्स है वो डायलेट हो गए तो वो फिर से रिवर्स नहीं होगा। तो इसके लिए एक इरिवर्सिबल डायलेटेशन प्रोसेस है जो ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स में होता है, जो कि होता है किसी भी सेकेंडरी इंफ्लामेटरी वीकनिंग के वजह से, कोई इन्फेक्शन की वजह से, कोई ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से क्या होता है, ब्रोंकियल वॉल वीक होने लगता है और वो जाके क्या हो जाता है? डायलेट हो जाता है। तो इसी तरह से ब्रोंकेक्टेसिस का मतलब सिंपल मीनिंग में मतलब देखेंगे तो डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। हाँ, जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स होते हैं उसका डायलेटेशन होना। तो ये एक इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स है, डेवलपिंग सेकेंडरी टू इंफ्लामेटरी वीकनिंग इन द ब्रोंकियल वॉल। ब्रोंकियल वॉल में कोई भी इंफ्लामेटरी चेंजेस होने की वजह से उसका जो मसल्स है वो वीक हो जाएगा। वीक होने की वजह से क्या होगा? वो डायलेट हो जाएगा, इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी और ये एक इरिवर्सिबल चेंजेस है। तो ये सब चीज जिसमें देखने मिलेगा हम उसे कहेंगे ब्रोंकेक्टेसिस। तो डेफिनेशन के हिसाब से क्या है ब्रोंकेक्टेसिस? इट इज एन एबनॉर्मल और इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स डेवलपिंग सेकेंडरी टू इंफ्लामेटरी वीकनिंग इन ब्रोंकियल वॉल्स। अभी फैक्टर्स, कौन कौन सी चीजों में हमें ये सब देखने को मिलेगा? ब्रोंकेक्टेसिस कौन कौन से कंडीशंस में हमें देखने को मिलेगा? सबसे पहला तो है हेरिडेटरी या फिर कंजेनाइटल फैक्टर्स। तो इसमें क्या आता है? सबसे पहले आता है सिस्टिक फाइब्रोसिस। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस क्या होता है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो भी ग्लैंड्स होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, जो भी ग्लैंड होते हैं जो म्यूकस सिक्रीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है, बॉडी में कुछ ऐसे चेंजेस हो जाते हैं जिसकी वजह से वो जो म्यूकस सिक्रीटिंग ग्लैंड होते हैं, जो म्यूकस सिक्रीट होता है वो काफी थिक हो जाता है। थिक होने की वजह से वो जो वॉल्स होते हैं या फिर ब्रोंकियल वॉल्स या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम में कह सको, जो म्यूकस है वो थिक और स्टिकी हो जाते हैं। वो थिक और स्टिकी हो जाने की वजह से वो क्या करते हैं, तो ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल्स जो है उस पे स्टिक हो जाते हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्ट करते हैं और उसको डायलेट करते हैं। तो ये एक लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है लंग्स का, जिसके अंदर क्या होता है, तो म्यूकस जो होता है वो काफी ज्यादा थिक हो जाता है, स्टिकी हो जाता है और वो ऑब्स्ट्रक्ट करता है एयर फ्लो को, जिसकी वजह से ब्रोंकियल वॉल का इलास्टिसिटी खत्म हो जाती है और डायलेटेशन देखने को मिलता है। दूसरा, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम। तो जैसे कि हमें पता है जो ब्रोंकियल वॉल्स होते हैं, ये ब्रोंकियल वॉल्स है, इसके बीच में कुछ मसल्स होते हैं, इसके बीच में कुछ मसल्स होते हैं जिसे हम क्या कहते हैं, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम। स्यूडो
स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम, और बीच बीच में कुछ म्यूकस सिक्रेटिंग ग्लैंड होते हैं जिसको हम कहते हैं गॉबलेट सेल्स, और स्यूडो स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम के ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे कहते हैं हम सीलिया। तो सीलिया का काम क्या होता है, तो जो भी फॉरेन पार्टिकल्स जो भी चीज होते हैं उसको एयर एंट्री में घुसने न देना, उसको वहां से निकाल के या फिर कफिंग के थ्रू या किसी और मेथड से उसको फॉरेन बॉडीज को बॉडी से बाहर निकाल देना, ये काम होता है सीलिया का। लेकिन किसी किसी कंडीशन में, कुछ कुछ कंजेनाइटल कंडीशन में क्या होता है, जो सीलिया होता है वो वेव नहीं हो पाते, यानी कि वो मूव नहीं कर पाते किसी भी फॉरेन पार्टिकल्स को, या मूव करते हैं तो फिर इरिवर्सिबल डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन हमें नहीं चाहिए वो डायरेक्शन में फ्लो जाता है सीलिया का। तो ऐसे कंडीशन को कहते हैं इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, मतलब सीलिया जो है वो इमोटाइल है, वो मूव ही नहीं करता। तो इसके वजह से क्या होता है, फॉरेन पार्टिकल्स या फिर हम कह सकते हैं म्यूकस सिक्रीशंस ये सब जमा होने लगते हैं और वो आगे जाके क्या करता है, ब्रोंकेक्टेसिस को क्रिएट करता है। तीसरा है एटोपिक ब्रोंकियल अस्थमा। तो एटोपिक ब्रोंकियल अस्थमा का मतलब सीधा होता है कि एलर्जिक, किसी भी चीज के एलर्जी की वजह से जो ब्रोंकियल अस्थमा प्रेजेंट होता है उसे हम कहते हैं एटोपिक ब्रोंकियल अस्थमा, उसके वजह से भी डायलेटेशन देखने को मिलता है। तो ये बात हो गया कंजेनाइटल या हेरिडेटरी फैक्टर का। दूसरा, किसी चीज के ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, तो या फिर ऑब्स्ट्रक्शन हो रहा है, कोई भी फॉरेन बॉडी जाके किधर ऑब्स्ट्रक्ट हो गया है, वहां के मसल्स को क्या करता है, वो वीक करने लगता है। क्यों? क्योंकि इलास्टिसिटी खत्म हो जाएगी। जब ऑब्स्ट्रक्ट करेगा तो इलास्टिसिटी नॉर्मल सी बात है खत्म होने लगती है धीरे धीरे। तो कोई भी फॉरेन बॉडीज हो गया, या फिर एंडोब्रोंकियल ट्यूमर, ब्रोंकाई के अंदर ट्यूमर डेवलप होने लगना, उसके वजह से क्या होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से वहां के जो वॉल्स होंगे उसमें इलास्टिसिटी कम हो जाएगी। तीसरा, कॉम्प्रेशन बाय द एनलार्ज लिम्फ नोड। तो लिम्फ नोड जो होते हैं वो एनलार्ज होने की वजह से भी क्या होता है, कॉम्प्रेशन क्रिएट करता है ब्रोंकियल वॉल्स पे। और पोस्ट इन्फ्लामेटरी स्कैरिंग, तो पोस्ट इन्फ्लामेटरी स्कैरिंग मोस्ट प्रोबेबली हमें हील्ड टीबी में देखने मिलता है। हील टीबी होने के बाद जब वो हीलिंग प्रोसेस चालू होता है तो वहां पे फाइब्रोसिस होता है। फाइब्रोसिस होने की वजह से वहां का मसल का फंक्शन जो क्या होता है, पूरी तरह से लॉस्ट हो जाता है, पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो वहां पे भी ब्रोंकेक्टेसिस हमें देखने को मिलेगा। तो ऑब्स्ट्रक्शन में क्या क्या आएगा, सबसे पहला फॉरेन बॉडी, एंडोब्रोंकियल ट्यूमर, कॉम्प्रेशन बाय एनलार्ज लिम्फ नोड और पोस्ट इन्फ्लामेटरी स्कैरिंग। लास्ट है सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन, किसी और बीमारी के वजह से सेकेंडरी ब्रोंकेक्टेसिस हमें देखने मिलता है, यानी कि सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन। तो नेक्रोटाइजिंग निमोनिया, ये एक निमोनिया का टाइप है जिसे हम कहेंगे नेक्रोटाइजिंग, यानी कि वहां के मसल्स या फिर वहां के जो सेल्स है उसका नेक्रोसिस हो जाना, वहां पे ब्लड सप्लाई पूरी तरह से स्टॉप हो जाना। ऐसा निमोनिया में अगर देखने मिलेगा तो भी वो उससे वहां पे ब्रोंकेक्टेसिस देखने को मिलता है। और दूसरा ट्यूबरक्लोसिस, ड्यू टू ट्यूबरक्लोसिस हमें ब्रोंकेक्टेसिस मोस्ट प्रोबेबली देखने को मिलते हैं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया इनके फैक्टर्स। तो डेफिनेशन कैसा है, एन एबनॉर्मल और इरिवर्सिबल डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स डेवलपिंग सेकेंडरी टू इंफ्लेमेटरी वीकनिंग इन ब्रोंकियल वॉल। तो ये जो इंफ्लेमेटरी वीकनिंग है या जो डायलेटेशन है वो कितना होता है, ग्रेटर देन 2 mm। दूसरा फैक्टर्स क्या क्या है, तो सबसे पहले हेरिडेटरी कंजेनाइटल फैक्टर, सिस्टिक फाइब्रोसिस, इमोटाइल सीलिया सिंड्रोम, एटोपिक ब्रोंकियल अस्थमा। ऑब्स्ट्रक्शन में आएगा फॉरेन बॉडी, एंडोब्रोंकियल ट्यूमर, कॉम्प्रेशन बाय एनलार्ज लिम्फ नोड, पोस्ट इन्फ्लेमेटरी स्कैरिंग। और सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन में आएगा नेक्रोटाइजिंग निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस। अभी इटियोपैथोजेनेसिस देखेंगे कि कैसे ये चीज कैरी फॉरवर्ड किया जाता है। तो इटियोपैथोजेनेसिस में 2 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन। कैसा, तो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन हमें देखने मिलता है किसी भी फॉरेन बॉडी के वजह से, किसी भी फॉरेन बॉडी के वजह से, जैसे कि ये हमारा ट्रेकिया है, ये ब्रोंकाई है, किसी भी फॉरेन बॉडी की वजह से, समझो यहाँ पे वो फॉरेन बॉडी अटक गया है
तो ये क्या करेगा, आगे की तरफ ब्लड फ्लो को जाने नहीं देगा, एयर फ्लो को, जो एयर वे को है वो ऑब्स्ट्रक्ट करेगा, तो जो एयर है यहाँ से यहाँ तक नहीं जा पाएगा। तो यहाँ जो अंदर की तरफ एयर प्रेजेंट है वो अंदर की तरफ काफी टाइम तक एक्यूमुलेट होगा, जिसकी वजह से ब्रोंकियल वॉल क्या होंगे, रिकॉइल नहीं हो पाएंगे। रिकॉइल नहीं होने की वजह से यहाँ के जो वॉल्स होंगे उसमें इलास्टिसिटी चली जाएगी और हमें क्या देखने मिलेगा, डायलेटेशन देखने मिलेगा, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकेक्टेसिस, जिसे हम कहते हैं ब्रोंकेक्टेसिस। तो क्या होगा, सबसे पहला कि एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, सबसे पहले कि ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स में कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स, एंडोब्रोंकियल ट्यूमर, कॉम्प्रेशन या पोस्ट इंफ्लेमेटरी फाइब्रोसिस की वजह से वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन होगा। ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से डिस्टली जो एयर चले गया है वो वापस नहीं आ पाएगा, जिसकी वजह से रिकॉइलिंग नहीं हो पाएगा, मसल्स का इलास्टिसिटी या फिर हम कह सकते कॉम्प्रेशन नहीं हो पाएगा, तो इलास्टिसिटी वहां का खत्म हो जाएगा और वो ब्रोंकियल वॉल डायलेट हो जाएंगे या ब्रोंकस डायलेट हो जाएगा, जिसे हम कहेंगे ब्रोंकेक्टेसिस। तो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन में क्या होगा, रिस्टोरेशन ऑफ एयर डिस्टिल टू ऑब्स्ट्रक्शन, ऑब्स्ट्रक्शन के बाहर जो एयर है वो वहां पे रिस्टोर होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से एटिलेक्टेसिस देखने मिलेंगे। तो एटिलेक्टेसिस का मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है पार्शियली और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग, पार्शियली और कंप्लीट कोलैप्स ऑफ लंग, उसकी वजह से हमें ब्रोंकेक्टेसिस देखने को मिलता है। दूसरा चीज है इन्फेक्शन, किसी भी सेकेंडरी इन्फेक्शन की वजह से वहां पे बैक्टीरिया का ग्रोथ होगा और बैक्टीरिया का ग्रोथ होने की वजह से भी वो वहां के जो वॉल्स होते हैं वो उसको डैमेज करने लगेंगे और वहां की जो इलास्टिसिटी कम हो जाएगी और डायलेटेशन होने लगेगा। तो एटियोपैथोजिनोसिस में दो चीज है, एक तो एंडोब्रोंकियल ऑब्स्ट्रक्शन किसी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से, या फिर दूसरा चीज किसी भी इंफेक्शन की वजह से क्या होगा, ब्रोंकेक्टेसिस देखने को मिलेगा। मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स क्या क्या देखने मिलेंगे, तो माइक्रोस्कोपिक क्या देखने मिलेगा और मैक्रोस्कोपिक क्या देखने मिलेगा। माइक्रोस्कोपिक यानी आंख से देख सको, मैक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक मतलब माइक्रोस्कोप से देखना है। तो सबसे मेन चीज होता है मॉर्फोलॉजिकल फीचर में, जैसे कि बताया कि डायलेटेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो डायलेटेशन होगा ब्रोंकाई या फिर ब्रोंक्यूल, ये एक मॉर्फोलॉजिकल फीचर है। उसके अंदर देखेंगे और क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो मैक्रोस्कोपिक में क्या देखने मिलेगा, लंग्स इन्वॉल्व डिफ्यूजली और सेगमेंटली, लंग जो होता है वो इन्वॉल्व होता है डिफ्यूजली या सेगमेंटली, जैसे कि ये राइट साइड और ये लेफ्ट साइड ब्रोंकस है, इसके और भी पार्ट्स होंगे, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, उसके भी पार्ट्स होंगे, ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, फिर एल्वियोला, सैक एल्वियोला, डक्ट एल्वियोला, ऐसे करके पार्ट्स होंगे। अगर पूरी तरह से काफी सारे जगह पे यहाँ पे डायलेटेशन एट ए टाइम देखने मिलेगा, डिफ्यूजली काफी जगह पे देखने मिलेगा, या फिर सेगमेंटली किसी एक सेगमेंट में देखने मिलेगा, सिर्फ किसी एक सेगमेंट में देखने मिलेगा। तो लंग्स इन्वॉल्वमेंट जो होगा वो डिफ्यूजली होगा, या फिर काफी सारे जगह पे देखने मिलेगा, एक लेयर पूरा देखने को मिलेगा, या फिर एक सेगमेंट में देखने मिलेगा। दूसरा, प्लूरल एडहेशन टू दी चेस्ट वॉल, प्लूरा जो होता है, प्रोटेक्टिव लेयर जो होता है लंग्स का, वो क्या करेगा, चेस्ट वॉल से जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पे फाइब्रोटिक चेंजेस होने लगेंगे, जिसकी वजह से चेस्ट वॉल और प्लूरा जो है वो एडहेशन हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। जो एयरवे होगा ऑब्स्ट्रक्शन होने की वजह से, एयरवे जो होगा, या फिर हम कह सकते हैं ब्रोंकेक्टेसिस में जो एयरवे डायलेट होंगे वो काफी टाइप के होंगे। एक तो सिलेंड्रिकल होंगे, कुछ इस तरह से दिखेंगे सिलेंड्रिकल। दूसरा फ्यूसीफॉर्म, मतलब स्पिंडल शेप जैसा दिखने लगेंगे हमें, किधर कम किधर ज्यादा ऐसा करके देखने को मिलेंगे। सेक्युलर देखने को मिलेंगे, और वेरिकोस यानी कि इरेगुलर एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलेगा। तो सिलेंड्रिकल जो डायलेटेड एयरवे है वो चार तरह से देखने मिलेंगे, एक तो सिलेंड्रिकल, एक फ्यूसीफॉर्म, एक सेक्युलर, एक वेरिकोस।
तो सिलेंड्रिकल जैसे कि सिलेंडर शेप का देखने मिलेंगे, फ्यूसिफॉर्म यानी कि स्पिंडल शेप देखने मिलेंगे, सेक्युलर यानी कि राउंडेड सैक के जैसा देखने मिलेगा, और वेरिकोज यानी कि इरेगुलर एनलार्जमेंट हमें पूरे ब्रोंकियल वॉल में देखने को मिलेंगे। तो ये हो गया इसका मैक्रोस्कोपिक फीचर्स। दूसरा माइक्रोस्कोपिक फीचर्स में क्या देखने मिलेगा, तो जैसे कि मैंने बताया कि ये ब्रोंकियल एपिथेलियम होता है, ब्रोंकियल एपिथेलियम होता है जो कि स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम है जिसमें गॉबलेट सेल प्रेजेंट होते हैं। तो जो ब्रोंकियल एपिथेलियम है उसमें अल्सरेशन प्रेजेंट होता है और स्क्वोमस मेटाप्लेशिया देखने को मिलता है, स्क्वोमस मेटाप्लेशिया देखने मिलता है, यानी कि किसी भी पॉजिटिव एजेंट की वजह से, किसी भी हार्मफुल फैक्टर, हार्मफुल गैस की वजह से क्या करता है कि अगर ब्रोंकियल वॉल जो है वो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड है, लेकिन एडेप्टिव चेंजेस करने के लिए, अगर एडेप्टिव चेंजेस होता है, जैसे किसी पर्सन में स्मोकिंग वगैरह वो ज्यादा कर रहा है, तो उसके वजह से क्या होगा, ब्रोंकियल वॉल के जो सीलियाज है वो डिस्ट्रॉय होने लगेंगे, वहां पे सेल जो है वो चेंज होके स्यूडो स्ट्रेटिफाइड के बदले कैसा हो जाएगा, स्क्वोमस जैसा देखने मिलेगा, और इस स्ट्रक्चर को हम कहेंगे स्क्वोमस मेटाप्लेशिया, स्क्वोमस मेटाप्लेशिया। तो स्क्वोमस मेटाप्लेशिया का मतलब क्या होता है कि एक सेल जो है वो अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है दूसरे सेल में, क्योंकि क्या होता है, बॉडी एडेप्ट करता है कुछ चेंजेस को। तो स्यूडो स्ट्रेटिफाइड कॉलमनार एपिथेलियम सेल्स किसी रीजन के वजह से अगर वो चेंज हो जाता है स्क्वोमस एपिथेलियम में, तो फिर उसे कहेंगे स्क्वोमस मेटाप्लेशिया। तो जो ब्रोंकियल एपिथेलियम होता है उसमें अल्सरेशन दिखने लगता है या फिर स्क्वोमस मेटाप्लेशिया देखने को मिलता है। दूसरा, डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यू। तो डिस्ट्रक्शन होता है, जो इलास्टिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसी के बाद ही डायलेटेशन होना स्टार्ट होता है। फिर पेरेन्काइमा शोज फाइब्रोसिस, जो लंग पेरेन्काइमा होता है उसमें फाइब्रोसिस प्रेजेंट होने लगते हैं, और जो ब्रोंकस और प्लूरा जो होते हैं यानी कि मसल वॉल और लंग्स का वॉल जो होता है और प्लूरा होता है, ये दोनों एडेशन होने लगते हैं, चिपकने लगते हैं। तो ये सब चीज हमें माइक्रोस्कोपिकली देखने मिलता है। एक तो ब्रोंकियल एपिथेलियम अल्सरेटेड हो जाता है या स्क्वोमस मेटाप्लेशिया देखने मिलता है, डिस्ट्रक्शन ऑफ इलास्टिक टिश्यू, पेरेन्काइमा शोज फाइब्रोसिस, और बैंड ऑफ टिश्यू बिटवीन ब्रोंकस एंड प्लूरा। अभी इसमें क्लिनिकल फीचर्स क्या क्या देखने मिलते हैं, अगर पेशेंट को ब्रोंकेक्टेसिस है तो क्लिनिकल फीचर्स हमें क्या क्या देखने मिलेंगे। तो सबसे पहला देखने मिलेगा कफ, काफी ज्यादा अमाउंट में कफिंग होता है विथ फाउल स्मेलिंग स्पूटम। स्पूटम जो होता है वो फाउल स्मेलिंग होता है, बहुत ही गंदा वास आता है स्पूटम का, काफी ज्यादा कफिंग होता है और स्पूटम निकलता है। दूसरा, हेमोप्टेसिस, काफी ज्यादा कफिंग करने की वजह से क्या होता है, जो स्पीट आता है, जो स्पूटम आता है उसके अंदर ब्लड के स्ट्रेन्स देखने को मिलते हैं। तीसरा, रिकरेंट निमोनिया। तो डायलेटेशन होना, ब्रोंकेक्टेसिस में क्या होता है, डायलेटेशन होता है, डायलेटेशन होने की वजह से क्या होता है, रिकरेंट निमोनिया होने के चांसेस होते हैं। और लास्ट, साइनोसाइटिस, ये भी एक क्लिनिकल फीचर है। साइनोसाइटिस का मतलब होता है जितने भी साइनस होते हैं वहां पे इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनस जो होता है उसे हम कहते हैं साइनोसाइटिस। तो साइनोसाइटिस भी हमें देखने को मिलता है ड्यू टू इन्फेक्शन ऑफ द लंग्स में किसी तरह का इन्फेक्शन है तो उसके वजह से साइनोसाइटिस देखने को मिलता है। तो क्लिनिकल फीचर में सबसे पहला आएगा कफ विद फाउल स्मेलिंग स्पूटम, दूसरा हेमोप्टेसिस मतलब स्पूटम में खून निकलना, रिकरेंट निमोनिया और साइनोसाइटिस। लेट कॉम्प्लिकेशन में क्या क्या देखने मिलता है, लेट कॉम्प्लिकेशन में हमें क्लबिंग ऑफ फिंगर देखने मिलता है। तो क्लबिंग ऑफ फिंगर क्या होता है, तो जो फिंगर्स के टिप होते हैं वो टिप क्या होते हैं, राउंड शेप हो जाते हैं, मतलब नेल बेड होते हैं उसके नीचे के जो टिप ऑफ द फिंगर होते हैं वो राउंड देखने मिलते हैं। ये काफी ज्यादा कंडीशन में हमें देखने को मिलता है, लेकिन लंग रिलेटेड कंडीशन में ज्यादातर देखने मिलते हैं। दूसरा है मेटास्टैटिक एब्सिस। तो एब्सिस जो है वो सेकेंडरी बॉडी में किधर और फैल के
बॉडी में और कोई ऑर्गन में जाके वहां पे एप्सिस फॉर्मेशन करता है, पस फॉर्मेशन करता है, तो उसे कहते हैं मेटास्टेसिस एप्सिस। और कॉल पल्मोनेले, कभी भी लंग्स रिलेटेड कोई भी पैथोलॉजी होगा तो लेटर स्टेज में हमें कॉल पल्मोनेले देखने मिलेगा, यानी कि राइट साइड एनलार्जमेंट ऑफ हार्ट। हार्ट का राइट साइड होगा वो एनलार्ज होते जाएगा, क्यों? क्योंकि वो पंपिंग जो करेगा, राइट साइड वेंट्रिकल से जो पंप होता है ब्लड, वो कहाँ पे जाता है? वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है लंग्स में। लेकिन लंग्स में किसी पैथोलॉजी की वजह से क्या होगा, वो पंपिंग उसको बहुत स्ट्रांगली करना पड़ेगा, जिसकी वजह से राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल में एनलार्जमेंट होने लगेगा, राइट साइडेड हार्ट फेलियर हमें देखने मिलेगा, तो उसे हम कहते हैं कॉल पल्मोनेले। तो ये चीज है, लेट कॉम्प्लिकेशन में आएंगे क्लबिंग ऑफ फिंगर, मेटास्टेसिस एप्सिस और कॉल पल्मोनेले। तो इतना चीज हमें जानना जरूरी है ब्रोंकेक्टेसिस के बारे में। एक तो डेफिनेशन, फैक्टर अफेक्टिंग, इडियोपैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स, क्लिनिकल फीचर्स और लेट कॉम्प्लिकेशन।